नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के शेयर मार्केट अकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम आर श्रृंखला के अंतर्गत ध्येय आईएएस कोचिंग संस्थान जो कि दिल्ली में स्थित है के द्वारा आर 2023 प्रारंभिक परीक्षा के लिए कराई जा रही टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने वाले हैं। उसके हम इस सीरीज में आगे बढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप ध्येय आईएएस कोचिंग संस्थान से संपर्क करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 5, जिसमें सामान्य अध्ययन का फुल टेस्ट है और मई मंथ यानी मई 2023 माह का करंट अफेयर भी शामिल है, को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देना करते हुए हम अपनी वीडियो पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, हम इसको जूम करने के बाद में आगे बढ़ रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, अभी ठीक है। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ओके, कथन है, कथन एक है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज समिति का सुझाव दिया गया। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड है, इनके द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना अप्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा, जबकि पंचायत समिति का गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा करने का सुझाव दिया गया। ओके फ्रेंड्स, अगर इसमें हम कथन देखें कथन क्या है, तो कथन एक केवल एक सत्य है, कथन बी केवल 2 सही है, केवल ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2 सही है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक कथन सही है, यानी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति का सुझाव दिया गया था। यह तो सही है। इसके अलावा इसमें जो सेकेंड ऑप्शन में है वह होगा, ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से तथा पंचायत समिति के गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों द्वारा करने का सुझाव दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर अप्रत्यक्ष की जगह प्रत्यक्ष कर दिया और प्रत्यक्ष की जगह अप्रत्यक्ष किया। अगर इनको हम इंटरचेंज कर दें तो ये हमारा सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, भारत का महान्यायवादी न तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है और न ही वह सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। कारण है, उसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और एवं विशेषाधिकार प्राप्त है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। और कूट क्या है कि कूट है कथन ऑप्शन ए में है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सेकेंड है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अर्थात अगर देखा जाए तो भारत का महान्यायवादी न तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है और न ही वह सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। ओके, और उसे सशर्त निजी विधिक प्रैक्टिस करने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, और उसे एक संसद सदस्य की तरह सभी वेतन भत्ते एवं विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। यह भी सही है। ओके, क्योंकि उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बिना भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। ये सब ज़्यादा बड़ा है थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। ओके, ये सूची दी गई है और नीचे में कूट दिए हुए हैं। तो हमारे सूची में है, एक तरफ भारत के राष्ट्रपति हैं, दूसरी तरफ उनका काल है। अगर हम डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल था 1967 से लेकर के 1969, यानी फर्स्ट का फर्स्ट होगा। और ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल की बात करें तो यह था 1982 से
1989 तक। और प्रतिभा सिंह पाटिल जी के कार्यकाल के बारे में बात करें तो यह था 2007 से 12 तक। और एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो ये थे 2002 से 2007 तक। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जो सही कोड बनेगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि हमारा इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, बाकी किसमें नहीं है तो ये नहीं होंगे। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ओके, एक तरफ अनुच्छेद दिए हुए, दूसरी तरफ उनके संबंध दिया हुआ है। ऑप्शन में राज्यसभा का संगठन अनुच्छेद 80 के तहत, लोकसभा का संगठन अनुच्छेद 81 के तहत। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अनुच्छेद 88 के तहत, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 के तहत। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही नहीं है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात राष्ट्रपति का विशेष संबोधन जो है अनुच्छेद 88 के तहत नहीं बल्कि अनुच्छेद 87 में वर्णित है। ओके, बाकी का ये सभी सही है, यानी कि राज्यसभा का संगठन अनुच्छेद 80 के तहत होता है, लोकसभा का संगठन अनुच्छेद 81 के तहत होता है, और लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 के तहत होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन एक है, न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में हो सकती है। कथन 2 है, उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। तो फ्रेंड्स, कथन है, उनके सत्य कथन ढूंढना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, दोनों, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि न्यायालय की अवमानना सिविल एवं आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में हो सकती है। और सिविल अवमानना का अर्थ है स्वेच्छा से किसी फैसले, आदेश या न्यायाधीश की अवहेलना करना, जबकि आपराधिक अवमानना का अर्थ ऐसी सामग्री का प्रकाशन और ऐसा कार्य करना जिसमें न्यायालय की स्थिति को कमतर आंकना या उसे बदनाम करना, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना और न्यायिक प्रशासन को किसी भी तरीके से रोकना है। और सेकंड भी सही है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है और यह शक्ति है अनुच्छेद 137 के तहत। इसके अंतर्गत वह केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, अपने 6 की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ओके, और ऐसे अपने लोगों के दोस्तों के साथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए लोकटक झील मणिपुर में है, ऑप्शन बी चिल्का झील उड़ीसा में है, ऑप्शन सी सूरज ताल उत्तराखंड में है, ऑप्शन डी पंचभद्रा झील राजस्थान में है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि सूरज ताल उत्तराखंड में नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश में है। ओके, यानी कि यह हिमाचल प्रदेश में है। ओके फ्रेंड्स, बाकी के सभी सही है। इन लोकटक झील मणिपुर में ही है, चिल्का झील उड़ीसा में ही है और पंचभद्रा झील राजस्थान में ही है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, हम अपनी 7 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और एक तरफ यूनेस्को से सूचीबद्ध जब यूनेस्को में शामिल किए गए थे। ऑप्शन ए में है सुंदरबन 2004, पंचमढ़ी 2000, निकोबार ग्रेट निकोबार 2012 और नोकरेक 2009। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही नहीं होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी नोकरेक। सॉरी, इनमें से जो सही सुमेलित है, जो इसमें सही पूछा ना, तो इसमें जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर डी, नोकरेक। यानी नोकरेक को 2004 में शामिल किया गया था। और बाकी अन्य की बात करें तो जो सुंदरबन है इसको 2001 में शामिल किया गया था, ना कि 2004 में। और पंचमढ़ी को 2009 में शामिल किया गया है। ओके, और जो ग्रेट निकोबार है इसको 2012 में नहीं बल्कि 2013 में शामिल किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति नहीं है। ऑप्शन ए अबोर, ऑप्शन बी मिकेर, ऑप्शन सी कुकी, ऑप्शन डी डफला।
तो फ्रेंड्स इसमें जो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, कुकी। क्यों? क्योंकि कुकी जो है ये मणिपुर की जनजाति है। ओके फ्रेंड्स, बाकी की सभी अबोर, मिकेर और डफला ये अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अपने। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओके, एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड दिए हुए हैं और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष उनके। तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 में बोल रहा है, और ऑप्शन बी केंद्रीय शुल्क बोर्ड 1949 में बोल रहा है, और ऑप्शन सी है अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1953 में बोल रहा है, और ऑप्शन डी है अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग या 1954 में बोल रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1953 में नहीं बल्कि यह हुई थी 1950 में स्थापना हुई थी इसके। ओके, बाकी का कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 में स्थापित हुआ, और केंद्रीय शुल्क बोर्ड ये 1949 में ही स्थापित हुआ, और अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग जो बोर्ड है ये 1954 में ही स्थापित हुआ। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, निम्नलिखित या निम्न कथनों पर विचार करें। कथन एक है, नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। कथन 2 है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमें सत्य कथन ढूंढना है, तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो फ्रेंड्स इसका में जो सबसे सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए। जो सत्य कथन होगा वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। यह तो सही है। ओके, और सेकंड है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नहीं होगा, यहाँ होगा यह अरब की खाड़ी में या अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह सही होगा। इस नदी के अपवाह क्षेत्र का 87% भाग मध्य प्रदेश और लगभग 11.5% भाग गुजरात तथा 1.5% भाग 1.5% भाग महाराष्ट्र में होता है। ओके, यानी कि बंगाल की खाड़ी की जगह यहाँ पर अरब सागर होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है या से सही है? कथन 1, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं। और कथन 2 है, अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है। कूट दिए हुए हैं। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2 सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ना तो 1 ना तो 2 दोनों ही सही नहीं है। ओके, क्योंकि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयकों को अपनी सिफारिश सहित लोकसभा को लौटा देती है, परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को मानने या न मानने हेतु स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को लोकसभा में वापस नहीं करती है तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। अतः राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन करने या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और सेकंड है, अनुदान की मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी तथा उसे ही मतदान करने का अधिकार होता है, राज्यसभा को नहीं, अर्थात राज्यसभा में अनुदान की मांगों पर कोई मतदान नहीं होता, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसी एक के द्वारा राज्य कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41, ऑप्शन डी अनुच्छेद 43। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 41 में यह उपबंधित है, यह वर्णित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है,
भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी कनाडा से, ऑप्शन सी फ्रांस से, ऑप्शन डी आयरलैंड से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी कनाडा से। यानी भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना यह कनाडा से लिया गया है। और कनाडा से जो अन्य प्रावधान लिए गए हैं वह हैं संसदीय प्रणाली, सशक्त केंद्र और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। ओके। और अगर हम बात करें कि फ्रांस से क्या लिया गया है, तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है वह प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन लिया गया है। और जबकि आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत सदस्य और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिया है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अनर्ह हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग की सलाह पर, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय की सलाह पर, ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष की सलाह पर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए यानी निर्वाचन आयोग की सलाह पर। अर्थात अनुच्छेद 103 के अनुसार निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य सदन का या कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अनर्ह हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय या निश्चित राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर किया जाता है। लेकिन दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति और लोकसभा में लोकसभा के सभापति। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी एक कारण है धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके जो कूट दिए हुए हैं उनको सही उत्तर बताना है। जो कूट है ऑप्शन ए है, ए तथा 8 दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसके जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अर्थात राष्ट्रपति को धन विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए वापस नहीं कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए वापस नहीं कर सकते हैं क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ओके। और धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक प्राक्कलन समिति के संबंध में सत्य नहीं है अर्थात असत्य है? ऑप्शन ए इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी लोकसभा में बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है। ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि यह ऑप्शन गलत है। लोकसभा में, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी गलत है। कैसे गलत है हम देखते हैं। यानी कि लोकसभा में बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है, यह गलत है। बाकी अन्य सभी सही है। अर्थात प्राक्कलन समिति संसद की स्थायी समिति में सबसे बड़ी समिति है। इस समिति का गठन सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। ओके। इसका गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के पहले नहीं बल्कि बाद में किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और इसके लिए लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं इसमें, यह सही है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं किया जाता, यह भी सही है। और इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं, यह भी सही है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। राज्य विधानमंडल निम्नलिखित में से
कौन सी सूचियों पर कानून बना सकती है? ऑप्शन ए समवर्ती सूची पर, ऑप्शन बी राज्य सूची पर, ऑप्शन सी अवशिष्ट सूची पर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों पर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों पर, अर्थात राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची और राज्य सूची पर कानून बना सकती है। ओके, यानी कि संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित 3 सूचियों का उल्लेख है: संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। राज्य विधानमंडल राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? ऑप्शन ए नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कथन जो भी है वह प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। ओके, इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है, अर्थात नवनिर्वाचित लोकसभा में के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 नंबर का है। किस प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? ऑप्शन ए पालकीवाला, ऑप्शन बी एन राव, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी ग्रेनविल ऑस्टिन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, N.A. पालकीवाला, यानी कि N.A. पालकीवाला ने संविधान का प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। हम 20 की तरफ पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करिएगा और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 137, ऑप्शन बी अनुच्छेद 129, ऑप्शन सी अनुच्छेद 132, ऑप्शन डी अनुच्छेद 139। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 129, यानी कि अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्नलिखित में से किन देशों से अधिक है? इसमें देश दिए हुए हैं: जापान, पाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया। कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ओके, यानी कि हम देखें तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वह जापान से भी अधिक है, पाकिस्तान से भी अधिक है और ब्राजील से भी अधिक है, जबकि इंडोनेशिया से अधिक नहीं है। ओके, यानी कि इंडोनेशिया से अधिक नहीं है, तो हमारा जो सही आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 वाला। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम है, कौन सा है? अवरोही क्रम मतलब बड़े से घटते हुए क्रम में। ऑप्शन ए नहर, नलकूप, तालाब, कुएं, अन्य साधन, ऑप्शन बी नलकूप, तालाब, कुएं, अन्य साधन, नहर, ऑप्शन सी नलकूप, नहर, तालाब, कुएं, अन्य साधन, ऑप्शन डी नलकूप, नहर, अन्य साधन, तालाब, कुएं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का जो अवरोही क्रम होगा वह होगा सबसे ज़्यादा नलकूप से होती है सिंचाई, फिर उसके बाद में नहर से होती है, फिर उसके बाद में तालाब, कुएं से होती है और उसके बाद में सबसे लास्ट में अन्य साधनों से की जाती है सिंचाई। ओके, और अगर हम नलकूप की बात करें तो लगभग 79% सिंचाई नलकूप से होती है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद है? ओके, ऑप्शन ए कथन दिए हुए हैं।
कौशल, सूरसेन, पंचाल और वत्स, और कूट में से सही उत्तर बताना है। ओके, तो इसमें जो उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद है इसके हिसाब से वह है ऑप्शन नंबर डी है इसका, यानी कि ऑप्शन कौशल, सूरसेन, वत्स और पांचाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसके अलावा भी बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र शामिल है महाजनपद है वह टोटल 8 महाजनपद शामिल थे। ओके, जैसे कि कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ था। यह कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1 जुलाई 1950 को, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1956 को, ऑप्शन सी 1 जुलाई 1952 को, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1951 को। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 जो लागू हुआ था वह था 1 जुलाई 1952 को लागू हुआ था। ओके, और यह भूमि के समतापूर्ण वितरण से संबंधित कानून था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को भूमि धारण क्षमता को सीमित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में हुए सम्मेलनों में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अधिवेशन है, दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष है। ऑप्शन में ए में है लखनऊ 1992 में हुआ था जो, उसमें रमेश चंद्र दत्त थे। ऑप्शन बी में है इलाहाबाद 1910 में हुआ था, उसमें विलियम वेटरबर्न थे। ऑप्शन सी में लखनऊ 1916 में हुआ, जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी में बनारस 1905 में हुआ, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ जो 1916 में होता उसकी जो अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बल्कि अंबिका चरण मजूमदार ने की थे। ओके, और इसी में ही कांग्रेस लीग के मध्य समझौता हुआ था। ओके, और बाकी के लखनऊ अधिवेशन में रमेश चंद्र दत्त थे अध्यक्ष, और इलाहाबाद में 1910 में विलियम वेटरबर्न थे, यह भी सही है। और बनारस में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले थे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 26 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, कथन दिए हुए हैं। मध्य प्रदेश में 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ललितपुर है। ऑप्शन कथन 2, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा या कथन चुनना है वह है ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर देखें तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, यानी कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा से मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ललितपुर है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों सही हो जाएंगे। और अगर हम बात करें कि सबसे लंबी सीमा वाला राज्य की बात करें तो वह होगा एमपी से लगती है भारत की उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 होगा, यानी 27 नंबर का क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से किसका निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रहा है? इनमें कूट दिए हुए हैं, जैसे चंद्रशेखर, नरेंद्र मोदी, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन बी 1, 2 और 5, ऑप्शन सी 2, 4, 5 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं स्वतंत्र भारत के, उनके प्रधानमंत्री जो निर्वाचन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश से रहा है वह है चंद्रशेखर, नरेंद्र मोदी, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री भी शामिल है। ओके फ्रेंड्स, और स्वतंत्र भारत की बात से उत्तर प्रदेश से जो निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं वह उनकी संख्या है टोटल 9। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का शुभारंभ हुआ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए
वर्ष 2005 में, ऑप्शन बी वर्ष 2017 में, ऑप्शन सी वर्ष 2019 में, ऑप्शन डी वर्ष 2000 में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2009 में। यानी उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का शुभारंभ वर्ष 2009 में किया गया। इसके अतिरिक्त मिड डे मील परियोजना 1995 में तथा एक जिला एक उत्पाद योजना 2018 में शुरू की गई थी। ओके फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ओके, एक तरफ नेतृत्व करता है और दूसरी तरफ स्थान है। ऑप्शन ए देवी सिंह मथुरा से, ऑप्शन बी कदम सिंह मेरठ से, ऑप्शन सी मौलवी लियाकत अली फैजाबाद से, ऑप्शन डी तात्या तोपे कालपी से। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौलवी लियाकत अली ये फैजाबाद से नहीं थे, क्योंकि फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला ने किया था और मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। कब? 1857 की क्रांति में। जबकि देवी सिंह ने मथुरा से ही किया था, कदम सिंह ने मेरठ से किया था और तात्या टोपे ने जो है ये कालपी से रिलेटेड थे। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी शाहजहांपुर, ऑप्शन सी पीलीभीत, ऑप्शन डी महाराजगंज। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी शाहजहांपुर। यानी उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर जो जिला है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और अगर नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के टोटल 7 जिले हैं। कौन कौन से? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में स्थापित आयोग है और दूसरी तरफ गठन का वर्ष दिया हुआ है। ओके, ऑप्शन ए राज्य सूचना आयोग 2005, ऑप्शन बी राज्य महिला आयोग 2013, ऑप्शन सी राज्य मानवाधिकार आयोग ऑप्शन 2002 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर बनेगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अर्थात राज्य सूचना आयोग की स्थापना 2005 में हुई थी और राज्य महिला आयोग की स्थापना 2013 में हुई थी और राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ओके, अभिकथन ए है 24 जनवरी 2018 को प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। कारण है वर्ष 2005 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। नीचे कोड दिए गए हैं जिनका सही उत्तर चयन करना। कोड जो है वो है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यानी कि 24 जनवरी 2018 को प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया क्योंकि 1950 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 होगा 33 का, यानी कि 33 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष राज्य सरकार द्वारा राज्य भाषा संशोधन अधिनियम पारित करके उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राज्य भाषा घोषित किया गया। ऑप्शन ए वर्ष 1989 में, ऑप्शन बी वर्ष 1999 में, ऑप्शन सी वर्ष 2001 में, ऑप्शन डी वर्ष 1992 में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1989 में। यानी कि वर्ष 1989 में राज्य सरकार द्वारा राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित करके उर्दू को उत्तर प्रदेश के द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है,
निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के तराई क्षेत्रों में निवास करती है? ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी बॉक्सा, ऑप्शन बी पहाड़िया, ऑप्शन सी पहाड़िया, ऑप्शन डी बैगा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए थारू, यानी कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं और इनमें जो है बदला विवाह प्रचलित है। ओके, यानी कि एक्सचेंज मैरिज। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना द्वारा किस प्रकार के उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा? ऑप्शन ए छोटे उद्यमियों का, ऑप्शन बी मध्यम उद्यमियों का, ऑप्शन सी परंपरागत उद्योगों का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी का, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना द्वारा छोटे मध्यम एवं परंपरागत उद्योगों सभी का विकास संभव हो पाएगा। 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, निम्नलिखित भूकंपीय तरंगों में से कौन सी एक सिर्फ ठोस माध्यम में ही चल सकती है? ऑप्शन ए पी तरंगे, ऑप्शन बी एस तरंगे, ऑप्शन सी एल तरंगे, ऑप्शन डी पी तथा एस दोनों तरंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी एस तरंगे, यानी कि एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। ये प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं और यह केवल ठोस में ही चल सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, 90 डिग्री पूर्व कटक स्थित है कहाँ है? ऑप्शन ए हिंद महासागर में, ऑप्शन बी पूर्वी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी पश्चिमी प्रशांत महासागर में और ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर में, यानी कि 90 डिग्री पूर्ण कटक हिंद महासागर में अंडमान निकोबार के दक्षिण में 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ है। इसकी लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए इसमें जो एक तरफ नदियाँ दी हुई हैं एक तरफ स्रोत दिए हुए हैं। ओके, ऑप्शन ए में है डैन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट से उद्गम होती है और ब्लू नील विक्टोरिया झील से, मिसिसिपी इटास्का झील से और यांगत्से झील तिब्बत के पठार से। तो फ्रेंड्स जो इसमें सही सम्मिलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी में ब्लू नदी। ओके सॉरी ब्लू नील जो नदी है या ब्लू नील नदी जो है ये इसका उद्गम जो स्रोत है विक्टोरिया झील में नहीं है, बल्कि इसका स्रोत जो है ताना झील इथोपिया में स्थित है उसका है वहाँ से। ओके, और जबकि व्हाइट नील जो नदी है ना उसका विक्टोरिया झील से उद्गम स्रोत है। ओके, अन्य सभी नदी को देखें तो डैन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट से उद्गम होती है, ये सही है। मिसिसिपी भी इटास्का झील से निकलती है और यांगटीसी झील जो है ये तिब्बत के पठार से होती है निकलती है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ओके, अभिकथन ए है हरमट्टन पवन को डॉक्टर विंड भी कहते हैं, कारण है यह अफ्रीका के पश्चिमी तट और आर्द्र और शुष्क वायु में शुष्कता लाकर मौसम को स्वास्थ्यप्रद बनाती है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें जो कूट है वह है जो कूट दिया गया है वह है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, और ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अर्थात हम देखें कि हरमट्टन पवन को डॉक्टर विंड भी कहते हैं क्योंकि यह अफ्रीका के पश्चिमी तट की आर्द्र और शुष्क वायु में शुष्कता लाकर मौसम को स्वास्थ्यप्रद बनाता है। यह सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व में चलने वाली
गर्म एवं शुष्क पवन है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है, एक है पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा को भौमिक विकिरण कहा जाता है। कथन 2 है भौमिक विकिरण दीर्घ तरंगों वाला होता है। सत्य कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक तथा दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, एक तथा दो दोनों। यानी कि पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा को भौमिक विकिरण कहा जाता है। भौमिक विकिरण दीर्घ तरंगों वाला होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ जनजातियां, दूसरी तरफ निवास स्थान है। तो इसमें बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल, पिग्मी, कांगो बेसिन, बद्दू, सारा मरुस्थल। और इसमें बताना है 1 और 2 सही सुमेलित है, ऑप्शन बी में है 2 और 3 सही सुमेलित है, ऑप्शन सी में 1 और 3 सही सुमेलित है, ऑप्शन डी में है 1, 2 और 3 सभी सही सुमेलित है। तो फ्रेंड्स इसमें जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सही सुमेलित है। यानी बुशमैन का निवास स्थान है जो है वह कालाहारी मरुस्थल है, पिग्मी कांगो बेसिन में पाई जाती है, और बद्दू जनजाति जो है ये सारा मरुस्थल में ही पाई जाती है। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। 42 की तरफ चलते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्वांको, ऑप्शन बी ग्वानो, ऑप्शन सी चाको, ऑप्शन डी एक्टांसिया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी ग्वानो। यानी जो दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को ग्वानो कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है। 43 की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। 43 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य अमेरिकी देश नहीं है? मध्य अमेरिकी देश नहीं है। ऑप्शन ए निकारागुआ, ऑप्शन बी गुआना, ऑप्शन सी अल सल्वाडोर, ऑप्शन डी बेलीज। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी गुआना। यानी गुआना जो है यह मध्य अमेरिकी देश नहीं है, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, बाकी के अन्य सभी जैसे निकारागुआ, अल सल्वाडोर और बेलीज मध्य अमेरिकी देश है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें दिया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओके, एक तरफ हुए और दूसरे तरफ उनका ईयर दिया हुआ है। ऑप्शन ए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन बी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1980, ऑप्शन सी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन डी जैव विविधता अधिनियम 2000। तो फ्रेंड्स इसमें पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से सही सम्मिलित हैं। तो अगर हम देखें तो इसका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, यह भी सही है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, यह भी सही है। ऑप्शन सी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, यह भी सही है। जबकि जैव विविधता अधिनियम जो है ये 2000 में नहीं आया था, यह आया था 2002 में। ओके फ्रेंड्स, यह 2002 में आया था और इसलिए हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 45 है। निम्नांकित घास के मैदानों में कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए कंपोज डाउन्स, ऑप्शन बी स्टेपेज सवाना, ऑप्शन सी सवाना प्रेरीज, ऑप्शन डी कंपोज सवाना। तो फ्रेंड्स इसमें जो एक ही वर्ग से संबंधित है वह है ऑप्शन नंबर डी कंपोज और सवाना, क्योंकि कंपोज और सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 46 पर 46 की तरफ। इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए गोदावरी की, ऑप्शन बी कृष्णा की, ऑप्शन सी महानदी की, ऑप्शन डी नर्मदा की। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए गोदावरी के। यानी कि गोदावरी की जो सहायक नदियां होंगी वह हैं इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। ओके, और गोदावरी जो नदी है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके, यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट पर स्थित त्र्यंबक नामक
जगह से निकलती है। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान यानी CTRI स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी गुंटूर आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी कोयम्बटूर तमिलनाडु में, ऑप्शन डी मंगलौर कर्नाटका में। तो फ्रेंड्स यह जो स्थित है वह ऑप्शन नंबर ए राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, यानी कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, 48 की तरफ पढ़ते हैं। भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा निम्नलिखित में से किस या किन राज्यों से गुजरती है? इसमें जो राज्य दिए हुए हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। कोड की सहायता से सही उत्तर को चयन करना। तो इसमें जो जो जहाँ से गुजरती है हम वो राज्य देखते हैं। वो राज्य है उत्तर प्रदेश के 5 राज्यों से गुजरती है, सॉरी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जैसे उत्तर प्रदेश, ओके, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, और ये उड़ीसा से भी गुजरती है, ओके, और ये आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, ओके। अर्थात अगर देखा जाए तो यह तेलंगाना से नहीं गुजरती है, यानी कि हमारा जिसमें 6 है वो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओके। और जो भारतीय मानक समय है यह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, ओके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, ओके, 49 की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओके, एक तरफ पर्वत पठार है, दूसरी तरफ सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन ए अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, ऑप्शन बी मैकाल की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक, ऑप्शन सी सतपुरा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, और ऑप्शन डी नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी अनाईमुटी। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी जो है वह अनाईमुटी नहीं है, ओके। यह और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है वह है दोद्दा बेटा, ओके फ्रेंड्स। और जबकि सतपुड़ा जो है ये धूपगढ़ है, सतपुरा की जो सर्वोच्च चोटी है वह धूपगढ़ है, मैकाल की जो सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक है, और अरावली की सर्वोच्च चोटी है वह गुरु शिखर है, ओके। अगर हम बात करें कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अनाईमुटी है, और ये अन्नमलाई की पहाड़ियों में ही स्थित है, ओके फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है, कौन से हैं? कथन है, फर्स्ट कथन है जेट विमानों द्वारा उत्सर्जित होने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ओजोन परत में छिद्र की समस्या उत्पन्न होती है। कथन 2 है ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारक क्लोरीन है, और इसमें कोड दे हुए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2। अर्थात ये असत्य कथन पूछा था, और ये दोनों ही सत्य हैं, क्योंकि कैसे कि जेट विमानों द्वारा उत्सर्जित होने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ओजोन परत में छिद्र की समस्या उत्पन्न होती है, यह सही है। और ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण क्लोरीन है, ओके फ्रेंड्स। अगर हम आगे और एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें सप्तापमंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत को जीवन रक्षक छतरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं, और डाविसन मीटर से ओजोन की सघनता या सांद्रता को मापा जाता है, ओके। ओके फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है IUCN की रेड डाटा बुक यह बताती है कि कौन सा वन्य जीव खतरनाक स्तर पर है और किसका संरक्षण आवश्यक है। कारण है मानव की संख्या में अनियमित वृद्धि ने खाद्य श्रृंखला को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना। कोड दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है।
ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यानी कि कहा जाए कि ए तथा आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसलिए। अर्थात हम देखें कि IUCN की रेड डाटा बुक वन्य जीवों के खतरनाक स्तर पर विलोपन को दर्शाता है जिसके संरक्षण की आवश्यकता है। ओके, UNEP की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 50 जैविक प्रजातियां विलुप्त होने की श्रेणी में आ रही हैं और मानव की संख्या में अनियमित वृद्धि तथा प्रकृति के अनियोजित व अनियंत्रित दोहन से खाद्य श्रृंखला को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया गया है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 यानी 52 नंबर का क्वेश्चन है। फ्यूचर वी वांट नामक मसौदा निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में दिया गया? ऑप्शन ए क्योटो सम्मेलन, ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन, ऑप्शन सी रियो +20 सम्मेलन, ऑप्शन डी नुसा दुआ सम्मेलन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी रियो +20 सम्मेलन में। ओके, 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में 2012 में ब्राजील को रियो डी जेनेरियो में संयुक्त सतत विकास सम्मेलन यानी कि रियो +20 सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में फ्यूचर वी वांट का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है। भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी वर्ष 1996 में, ऑप्शन सी वर्ष 1995 में, ऑप्शन डी वर्ष 1992 में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1996 में, यानी भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी। ओके, और इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई थी और जो जीन बैंक है वह जैव विविधता को संरक्षित करने का स्वस्थान है, यानी एक्सेस टू एक विधि है। ओके, यानी मेथड है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है। पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक यानी EPI जारी किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ऑप्शन बी UNEP द्वारा, ऑप्शन सी IPCC द्वारा, ऑप्शन डी FAO द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए विश्व आर्थिक मंच द्वारा, यानी कि WEF द्वारा। जो पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक है इसको विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना। ओके, एक तरफ प्राचीन रचनाएं हैं और दूसरी तरफ रचनाकार है। अगर हम देखें कि अष्टाध्यायी की रचना ये तो पाणिनि ने की थी। ओके, महाभाष्य की रचना पतंजलि ने किया था। ओके, अब प्रबंध चिंतामणि की जो रचना है उसकी रचना जो है मेरुतुंग ने की थी और प्रशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद ने की थी। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से हमारा बनेगा पहले का 3, ए का 3, बी का 4, यानी जो हमारा बनेगा ए का 3, बी का 4। ए का 3 तो सभी में है, बी का 4 इनमें नहीं है, तो बी और सी कट जाएगा। अब ए और सी में होगा और सी का 2, डी का 1, सी का 2, डी का 1, डी में नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 56 होगा। निजाम सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्राथमिक दौर के षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए कृष्णचंद्र, ऑप्शन बी जगत सेठ, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन डी अमीर चंद। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी मीर कासिम, यानी कि सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्राथमिक दौर के षड्यंत्र में मीर कासिम शामिल नहीं था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है। निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? और एक तरफ स्तूप है, दूसरी तरफ खोजकर्ता है। इसमें ऑप्शन ए में सांची का स्तूप, जनरल टायलर, ऑप्शन बी में नागार्जुन कोंड स्तूप, लॉन्गहर्स्ट, ऑप्शन सी भरत स्तूप, जनरल कनिंगम, ऑप्शन डी अमरावती स्तूप, एडवर्ड बेकर। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही सम्मिलित नहीं है
वह है ऑप्शन नंबर डी, अमरावती स्तूप एडवर्ड बेकर ने नहीं बल्कि किसकी खोज कर्नल मैकेंजी ने किए थे, अमरावती स्तूप की खोज। ओके, बाकी भरत स्तूप की जनरल कनिंघम ने ही की थी। नागार्जुन कोंड स्तूप की जो खोज करते थे वो लॉन्गहर्स्ट ही थे, और सांची के स्तूप के जो खोज करते थे वह थे जनरल टॉयलर। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है। हम 58 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने जिनसेन एवं महावीराचार्य को अपने दरबार में प्रस्ताव प्रदान किया था? ऑप्शन ए कृष्ण तृतीय को, ऑप्शन बी दंत्य दुर्ग ने, ऑप्शन सी अमोघवर्ष ने, ऑप्शन डी ध्रुव धारावर्ष ने। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, अमोघवर्ष ने। यानी कि अमोघवर्ष नामक राष्ट्रकूट शासक ने जिनसेन एवं महावीराचार्य को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था। ओके, और देखा जाए तो जो अमोघवर्ष है वह एक जैन धर्मानुयायी था, और इसने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना भी की है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए जबालोपनिषद, ऑप्शन बी छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी कठोपनिषद, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, जबालोपनिषद। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम चार आश्रम की बात करें तो वे कौन कौन से हैं? वह है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्न हड़प्पा कालीन नदियाँ तथा उनके किनारे बसे नगरों की युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ हड़प्पा कालीन नदियाँ हैं और दूसरी तरफ उनके किनारे शहर है। शहर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए राखीगढ़ी घग्गर नदी किनारे, ऑप्शन बी आलमगीरपुर हिंड नदी किनारे, ऑप्शन सी बनावली सरस्वती किनारे, और ऑप्शन डी रोपा भोगोल नदी किनारे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही सम्मिलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी रोपा, क्योंकि रोपड़ भोगवा नदी किनारे नहीं था, यह था सतलुज नदी किनारे। और जबकि अन्य सभी सही सम्मिलित थे, जैसे बनावली सरस्वती किनारे था, आलमगीरपुर हिंड नदी किनारे था, और राखीगढ़ी जो है यह घग्गर नदी किनारे था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है, यानी 61 नंबर का है। मजमा उल बहरीन किस मुगल शासक की मूल रचना है? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी दारा शिकोह, ऑप्शन डी फर्रुखसियार। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, दारा शिकोह की। यानी कि मजन उल बहरीन जो है यह दारा शिकोह की मूल रचना है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 62 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए लोक निर्माण विभाग की स्थापना, ऑप्शन बी सिंचाई का लगाना, ऑप्शन सी सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ करना, ऑप्शन डी ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही, यानी कि कौन सा फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है। तो यह है सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ करना, यह फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है, यह अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। जबकि अन्य लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी, सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, और ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने ही चालू किया था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। किस सूफी संत को अनल हक, यानी कि मैं ईश्वर या मैं सत्य हूँ या मैं ईश्वर हूँ की घोषणा करने के कारण मृत्युदंड दे दिया गया था? ऑप्शन ए डाबिया, ऑप्शन बी अल गजाली, ऑप्शन सी मंसूर बिल हल्लाज, ऑप्शन डी अबुल हसन अल हुजविरी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी को, यानी मंसूर को। यानी मंसूर एक ईरानी सूफी संत थे। अनल हक मैं ही सत्य हूँ या मैं ही ईश्वर हूँ की मान्यता या घोषणा के कारण इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है।
किस मध्यकालीन शासक ने वुलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैन लंका का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए सिकंदर शाह, ऑप्शन बी जैनुल आबिदीन, ऑप्शन सी मुल्ला शाह, ऑप्शन डी जलालुद्दीन मुहम्मद। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी जैनुल आबिदीन, यानी जैनुल आबिदीन शासक ने वुलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैना लंका का निर्माण करवाया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है, हम 65 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कारण है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उन तमाम संस्थाओं का विरोधी था जो भारतीय जनता को बांट कर रखते थे। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनना। कोड है इसके ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अर्थात भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन उन तमाम संस्थाओं का विरोधी था जो भारत की जनता को बांट कर रखते थे। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मूक नायक किस भाषा में था? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी मराठी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी मराठी, यानी कि बी आर अम्बेडकर द्वारा मूक नायक समाचार पत्र का प्रकाशन 31 जनवरी 1920 में प्रारंभ किया गया था। यानी प्रकाशन कब? 31 जनवरी 1920 में किया गया था और यह मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंग्रेज डच के बाद भारत आए। सेकंड कथन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच इंडिया कंपनी से पूर्व हो चुके थे। सत्य कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक तथा दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों सही शब्द हैं। अर्थात अंग्रेज डच के बाद आए थे, भारत आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच इंडिया कंपनी से पूर्व हो चुके थे। ओके, और अगर हम भारत में आगमन का कारण को देखें तो भारत में यूरोपीय का आने का जो क्रम है वह सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। ओके, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वह 1600 में हुई थी तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वह 1602 में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 68 होगा। 68 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन, यानी कि लॉर्ड लिटन वायसराय के समय सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था और इसके जो गठन हुआ था वह था 1880 में और इस आयोग का उद्देश्य था सरकार की अकाल एवं राहत संबंधी नीति निर्धारित करना था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है। वर्ष 1908 में सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए बहराम जी मालाबारी, ऑप्शन बी एस बंगाली, ऑप्शन सी राधाकांत देव, ऑप्शन डी हृदयनाथ कुंजरू। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए बहराम जी मालाबारी, यानी कि वर्ष 1908 में सेवा सदन की स्थापना बहराम जी मालाबारी द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन से असंतुष्ट होकर
निम्नलिखित में से किन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दिया था? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन से असंतुष्ट होकर बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना सभी ने कांग्रेस छोड़ दिया था। 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड से आहत होकर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1936 में किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी एन जी रंगा, ऑप्शन सी पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद। यानी अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1936 में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर का 72 नंबर का क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। घटनाएं साइमन कमीशन का गठन, पूना पैक्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो फ्रेंड्स अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि 1919 में हुआ था। ओके, उसके बाद में हुआ था साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, और इसके बाद में हुआ था हमारा साइमन कमीशन के गठन के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में, और पूना पैक्ट जो है ये 1932 में होता है, 1932 में। अब इसके हिसाब से अगर मिलाएं हम तो सबसे पहले नंबर पर 4 आएगा, ये इस हिसाब से मेरा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी नहीं होगा। फिर उसके बाद में 4 के बाद में आएगा 1 आएगा साइमन कमीशन का गठन, जलियांवाला बाग के बाद में साइमन कमीशन का गठन होगा, तो 4 के बाद में 1, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में दोबारा बता देता हूँ कि जो जलियांवाला बाग है वह हत्याकांड हुआ 1919 में, साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का गठन हुआ 1931 में, और पूना पैक्ट 1932 में हुआ। ओके, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। पुस्तक का नाम है, ऑप्शन ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जवाहरलाल नेहरू थे लेखक। सेकेंड है द लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष। सी है ऑप्शन सी इंडियन फिलोसॉफी, अलेक्जेंडर डफ। ऑप्शन डी द रिडल्स इन हिंदुइज्म, या बी आर अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इंडियन फिलोसफी के जो लेखक थे अलेक्जेंडर डफ नहीं थे, इसके जो लेखक थे वह थे डॉक्टर राधा कृष्णन थे। ओके फ्रेंड्स, बाकी के सभी सही सुमेलित हैं, यानी बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू का ही है, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, और जो रिडल्स इन हिंदुइज्म बी आर अम्बेडकर। ओके फ्रेंड्स, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से किस भारतीय नेता ने पार्लियामेंटो सुधारों यानी भारत परिषद अधिनियम 1909 को तैयार करने में विशेष भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले में 1906 में इंग्लैंड जाकर 1909 के पार्लियामेंटो सुधारों के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पार्लियामेंटो अधिनियम वर्ष 1909 में पारित हुआ, और इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र तथा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओके, एक तरफ सिद्धांत है, दूसरी तरफ प्रतिपादक है। ऑप्शन ए ब्यायकर का सिद्धांत जो है यह एन कोल्डार ने पारित किया था। ऑप्शन बी जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत पीटर पायर का है। ऑप्शन सी क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत एडॉल्फ वेगनर का है। ऑप्शन डी टोबिन टैक्स जेम्स टोबिन का है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षतिपूरक जो राजकोषीय सिद्धांत है यह एडॉल्फ वेगनर का
नहीं है, बल्कि ये तो जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बाकी अन्य सभी सही सम्मिलित है। यानी ब्याकर का जो सिद्धांत है एन केल्डार ने पारित किया, जीरो बेस बस्टिंग को पीटर पायस ने पारित किया और टॉबिन टैक्स को जेम्स टॉबिन ने पारित किया। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण नहीं है? ओके, ऑप्शन ए नगद आरक्षित अनुपात CRR, ऑप्शन बी रेपो रेट RR, ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र ऋण अनुदान यानी PSL, ऑप्शन डी खुले बाजार की क्रिया यानी OMOH। तो फ्रेंड्स, मौद्रिक नीति का जो मात्रात्मक उपकरण नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी यानी कि PSL, प्राथमिक क्षेत्र ऋणादान। यह मौद्रिक नीति का नहीं है। ओके, जबकि यह गुणात्मक नीति का है। बाकी के अन्य सभी जो मौद्रिक नीति के हैं CRR है, RR है और OMOH है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 77 है, वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऑप्शन ए सदैव कम होता है, ऑप्शन बी सदैव अधिक होता है, ऑप्शन सी सदैव बराबर होता है, ऑप्शन डी बराबर या उससे अधिक किंतु कम नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, बराबर या उससे अधिक हो सकता है किंतु कम नहीं हो सकता। अर्थात वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से बराबर हो सकता है या उससे अधिक हो सकता है किंतु उससे कम नहीं हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 78 है, किसी देश की अर्थव्यवस्था की विकासमान स्थिति में GDP में किस क्षेत्र का योगदान निश्चित रूप से बढ़ेगा? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र। यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था की विकासमान स्थिति में GDP में तृतीय क्षेत्र का योगदान निश्चित रूप से बढ़ेगा। ओके, और इसी को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 79 है, पोषणीय उपभोग तथा उत्पादन का संबंध किस SDG से है? ऑप्शन ए SDG 4, ऑप्शन बी SDG 12, ऑप्शन सी SDG 11, ऑप्शन डी SDG 9। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी SDG 12 से संबंधित है। यानी कि पोषणीय उपभोग उत्पादन तथा उत्पादन का संबंध SDG 12 से है। और SDG कैसे आया, कब आया, तो बात करते हैं। तो वर्ष 2015 में UN द्वारा एजेंडा 2023 यानी सतत विकास के लिए 17 लक्ष्य घोषित किए गए थे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है, मुद्रा स्कीम का प्रारंभ वर्ष है कौन सा? ऑप्शन ए वर्ष 2014, ऑप्शन बी वर्ष 2015, ऑप्शन सी वर्ष 2016, ऑप्शन डी वर्ष 2017। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2015। यानी मुद्रा स्कीम का प्रारंभ जो है वर्ष 2015 से किया गया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है, 81 की तरफ बढ़ते हैं। अखिलेश रंजन कमेटी का संबंध है यानी किससे? ऑप्शन ए पर्यावरण विनाश से, ऑप्शन बी राज्यपाल की भूमिका से, ऑप्शन सी डायरेक्ट टैक्स कोड से, ऑप्शन सी किसानों में आत्महत्या की समस्या से। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट टैक्स कोड से। यानी अखिलेश रंजन समिति का जो संबंध है वह डायरेक्ट टैक्स कोड से है और इस समिति का गठन जो है यह 2017 में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। तो ऑप्शन ए में है IDBI 1964 में, ऑप्शन बी में है IFCI 1948 में, ऑप्शन सी में है IDFC यह है 1996-97 में, और ऑप्शन डी है ICCI यह है 1995 में। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह सही सम्मिलित नहीं है क्योंकि ICCI की जो स्थापना है वह 1955 में हुई थी, ना कि 1995 में। यह 1955 में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, यानी कि IDBI की स्थापना 1964 में हुई थी, यह सही है। IFCI की स्थापना 1948 में हुई थी, यह भी सही है।
IDFC की स्थापना है जो वह 1996-97 में हुई थी, यह भी सही है। ओके फ्रेंड्स, और जबकि ICICI की स्थापना यह हुई थी 1955 में। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 83 है, यानी 83 नंबर की है। बैंकिंग के संदर्भ में लैब LAB है, क्या है? ऑप्शन ए लार्ज एरिया बैंक, ऑप्शन बी लोकल एरिया बैंक, ऑप्शन सी लेजर अकाउंट बैंक, ऑप्शन सी डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी लोकल एरिया बैंक, यानी लैब का जो फुल फॉर्म है वह लोकल एरिया बैंक है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 84 होगा। 84 की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। 84 हमारा बर्गेसन मापदंड संबंधित है। ऑप्शन ए श्रम अर्थशास्त्र से, ऑप्शन बी कल्याण अर्थशास्त्र से, ऑप्शन डी विकास अर्थशास्त्र से, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी कल्याण अर्थशास्त्र से, यानी कि बर्गेसन जो मापदंड है ये कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 85 है। हम 85 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 85 है, ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की कौन सी रीति के प्रयोग द्वारा संभव है? ऑप्शन ए गुणात्मक साख नीति, ऑप्शन बी परिमाणात्मक साख नीति, ऑप्शन सी खुले बाजार की प्रक्रियाएं या क्रियाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए गुणात्मक साख नियंत्रण, यानी कि ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की गुणात्मक साख नियंत्रण रीति के द्वारा संभव है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये कथन है, कोयला एवं उर्वरक, रसायन, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल एवं सीमेंट उपरोक्त में से किसी भारत के कोर क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम देखें कि इसको शामिल नहीं किया जाता है तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 2 को शामिल नहीं किया जाता। रसायन को शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत को शामिल किया जाता है। और भारत में को टोटल 8 कोर सेक्टर है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है। निम्नलिखित पर विचार करना है। अदरक, लिली, हल्दी और प्याज निम्नलिखित में से कौन से रूपांतरित तने के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन डी सी 1 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, अर्थात यानी कि अदरक, लिली, हल्दी और प्याज यह रूपांतरित तने के उदाहरण हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है। निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन एक तरफ है, बताना इसमें कौन से सही सुमेलित हैं। ओके, थैलोफाइटा, स्पाइरोकाइरा यह सही है, ब्रायोफाइटा मॉस ये भी सही है, टेटोफाइटा फर्न ये भी सही है, अर्थात इसके तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 89 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की, ऑप्शन बी प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, ऑप्शन सी केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी सभी सही सुमेलित है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी और यह खोज 1886 में हुई थी और इसी कोशिका का ऊर्जागृह भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और प्रोटीन की फैक्ट्री की खोज राइबोसोम ने की थी। ओके, राइबोसोम संबंधित है प्रोटीन की फैक्ट्री से, और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा। बाजार में ईएनओ के नाम से बिकने वाला एंटासिड होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम एल्बा, ऑप्शन बी फियान, ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन डी क्यूप्रस ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम एल्बा, यानी बाजार में
ENO के नाम से बिकने वाला एंटासिड मैग्नीशियम एल्बा होता है। ओके फ्रेंड्स, यह पेट की अम्लता एवं गैस को दूर करने में सहायक होता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है। निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी उत्पन्न होती है, किससे होती है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ द्वारा, ऑप्शन बी एक कवक के द्वारा, ऑप्शन सी एक शैवाल के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, एक प्रोटोजोआ के द्वारा। निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी जो है एक प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होती है। ओके फ्रेंड्स, और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 92 है। CT स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक्सरे के परीक्षण में कौन सी किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं? ऑप्शन ए पराश्रव्य तरंगें, ऑप्शन बी एक्स किरणें, ऑप्शन सी अवरक्त किरणें, ऑप्शन डी दृश्य प्रकाश। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी एक्स किरणें, यानी कि CT स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक्सरे परीक्षण में एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं। इनके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा जाता है और रोगों का पता लगाया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है। निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन सी नीला थोथा कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी वॉशिंग पाउडर सोडियम बाई कार्बोनेट। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वॉशिंग जो पाउडर होता है सोडियम बाई कार्बोनेट नहीं होता है, यह होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। और सोडियम बाई कार्बोनेट है ये बेकिंग सोडा होता है। यह गलत है, बाकी सभी सही सम्मिलित हैं, अर्थात नीला थोथा कॉपर सल्फेट, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 94 है। निम्नलिखित में से किस एक को सामान्य रूप में टेफ्लॉन नामक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी क्लोरोप्रीन, ऑप्शन सी पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ऑप्शन डी पॉलीप्रोपाइलिन। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को टेफ्लॉन के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, और इसका प्रयोग जो है न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में होता है टेफ्लॉन का उपयोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 95 है। मानव के संपूर्ण शरीर या अंगों में असामान्यता या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का, ऑप्शन बी ऑटो एनालाइजर का, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं का। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का, यानी कि मानव शरीर के संपूर्ण शरीर या अंगों में असामान्यता या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाने हेतु मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 96 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ स्थल है। ऑप्शन ए सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है, ऑप्शन बी राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में है, ऑप्शन सी उच्च रक्षण पशु रोग प्रयोग संस्थान ये भोपाल में है, ऑप्शन डी राष्ट्रीय दृष्टि संस्थान यह नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही सम्मिलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान नई दिल्ली में नहीं है, यह देहरादून में है। ओके फ्रेंड्स, बाकी का अन्य सभी सही सम्मिलित है, जैसे कि सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान यह हैदराबाद में है और उच्च रक्षण पशु रोग प्रयोग संस्थान यह भोपाल में है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इसमें भी सही सम्मिलित नहीं वो बताना है। ऑप्शन ए कलाई की अस्थि कार्पल्स, ऑप्शन बी उपास्थि के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली वो कार्डियम कहते हैं, कार्डिट्रियम कहते हैं, और ऑप्शन
सी में पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि को स्टर्नम कहते हैं, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपास्थि में की चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को हम लोग कार्डिट्रियम नहीं बल्कि पेराकार्डिट्रियम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जबकि कलाई की अस्थि को कार्पस कहते हैं और पसलियों के आपस में जोड़ने वाली अस्थि को स्टर्नम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 98 है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यकृत द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करना, ऑप्शन बी फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन करना, ऑप्शन सी शरीर के ताप को बनाए रखना, ऑप्शन डी वसाओं का इमल्सीकरण करना। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, वसाओं का इमल्सीकरण करना। इसका ये जो सही आंसर नहीं है। ओके, ये इसका कार्य नहीं है। मानव शरीर में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है, जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, और यकृत शरीर के तापमान को बनाए रखने में भी मदद करता है। ओके, और वसाओं का जो इमल्सीकरण है यह पित्ताशय में जमा पित्तरस द्वारा किया जाता है, न कि यकृत के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 99 है। निम्नलिखित में से कौन एक जठर रस में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर डी ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन जो है जठर रस में नहीं पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और जो बाकी के जो पाए जाते हैं, जो जैसे कि अब मासा में जो जठर रस में पाया जाता है वह रेनिन, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? जीन आनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई है, फर्स्ट कथन। सेकेंड कथन है यह आरएनए में पाया जाता है। कूट है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक तथा दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यह असत्य है, अर्थात आरएनए में पाया जाता है। एक गलत है। जीन आनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई है। ओके फ्रेंड्स, जबकि यह आरएनए में नहीं पाया जाता, यह डीएनए में पाया जाता है। ओके, और जो जीन की शब्द की प्रयोग जो है इसको जोहान्स ने 1909 में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था, जीन शब्द का। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। 1 किलोमीटर चलने के उपरांत वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चलता है, मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंतिम बार वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो हम ऐसे बनाएंगे इसको। अगर मैं बना करके बताऊं तो बोल रहा है कि पूर्व की ओर मान लो वो यहाँ खड़ा था, हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका, चलो ये वाला कर लेते हैं। अच्छा ये सारा हो जाएगा, एक ही करते हैं, चलो ठीक है रेड में एक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पर खड़ा था, यहाँ से पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, पूर्व की ओर चला 1 किलोमीटर हो गया। ओके, बोला 1 किलोमीटर चलता है। ओके, ये हमारा 1 किलोमीटर हो गया। अब इसके बाद में बोल रहा है कि दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चल गया। ओके, अब इसका बोलता है वो पुनः पूर्व की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, पुनः पूर्व की ओर मुड़ा और ये 2 किलोमीटर चल गया। ओके, अब ये बोलता है अंतिम बार में उत्तर की ओर मुड़ता और 9 किलोमीटर चलता है, और अंतिम बार मुड़ा और 9 किलोमीटर चला गया इधर, यानी कि 5 तो ये चला ही, और इसके अलावा अगर हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो 5 ही हो जाएगा, 4 किलोमीटर ऊपर और चला गया, 9 किलोमीटर हो गया। अपने प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, यानी कि हमें ये वाला निकालना है कि ये कितनी दूरी पर है। तो एक तो ये था, दो ये इधर ये भी बराबर होगा तो 3 हो जाएगा, 4 ये है, 3 ये है। अब इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हमारा लंब बराबर आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर और इन दोनों में अंडर रूट,
जो इसको निकालने के लिए लंब बराबर होता है ये, तो फिर हम करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इसका रूट, तो हमारा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9 प्लस 16 बराबर 25 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो सही आंसर आएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 5। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 102 है। एक निश्चित कूट भाषा में 1 5 7 8 9 को ये लिखा गया है और 4 5 4 3 4 6 को ये इस रूप में लिखा गया है, तो उसी कोड में इसको क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको लिखने के लिए हम सर्टेन कोड लैंग्वेज का यूज किया है इन्होंने, और इसका जो मान निकलेगा वह आएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग सॉल्व करिएगा, अगर आपसे नहीं बनेगा तो हम बता देंगे। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 103 है। 103 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी बोल रहा है, तो हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखो 7 के बाद 18 आ रहा है, तो 7 दूनी 14 प्लस 4 यानी 2 से मल्टीप्लाई करवाए और 4 को। इसी तरीके से यहाँ पर 18 दूनी 36 प्लस 4, और इसी तरीके से यहाँ पर होना चाहिए 40 प्लस 2, 40 गुणे 2 80 प्लस 4 84 होना चाहिए, क्योंकि आगे की श्रृंखला इसी तरीके से बनती चली जाएगी। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 84। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 104 है। यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो कितनी बार 3 आएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होता है वह है ऑप्शन नंबर ए 20 बार। यानी कोई भी अंक हो 1 से 100 तक की संख्या में वह 20 बार आता है, सिर्फ एक को छोड़ करके 21 बार आता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 105 है। निम्नलिखित श्रृंखला को सही विकल्प द्वारा पूर्ण कीजिए। श्रृंखला बन रही है इसमें, तो जैसे कि 3 दूनी 6, 6 का 18, 18 चौको 72, अगला जाएगा 72 इधर आएगा, जबकि ये वाली पूछी है तो 2 चौको 8, 8 पंचे 40, यानी कि यहाँ पर 4 का गुणा हुआ, यहाँ 5 का हुआ, तो यहाँ पर 6 का गुणा होना चाहिए इसके अगली वाले पद के लिए। तो इसका जो अगला पद आएगा ये, तो ये यही तो आएगा 72 ही आएगा ऑप्शन इसका। और अगर हम अगला पद निकालेंगे तो इधर 6 हो जाएगा, तो 4 से 24 240 आएगा, यानी कि 72 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 106 है। पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग की दोगुनी है। 20 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्रों की आयु की योग के बराबर हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है, हमने माना पिता की वर्तमान आयु जो अभी वर्तमान समय माना, हमने 40 मान लिया। यानी अगर हमें वर्तमान में पिता की आयु हम 40 वर्ष मानते हैं, तो यानी पुत्रों की जो आयु उसके योग के दोगुनी है उनके, तो जो पुत्रों की आयु होगी वह 20 वर्ष होगी, दोनों का योग मिला करके। ओके, और अब ये 20 वर्ष पश्चात पहुँच रहा है, तो 20 वर्ष के बाद में दोनों पुत्रों की आयु भी बढ़ेगी, 20 प्लस 20 यानी 40 वर्ष बढ़ जाएगी, टोटल 60 वर्ष हो जाएगी, और इसकी भी 20 वर्ष बढ़ जाएगी, और ये हो जाएगी भी 60 वर्ष, तो ये दोनों के योग के बराबर हो जाएगी। अर्थात इसका जो सही आंसर होगा वह है वर्ष नंबर ए, वर्तमान में उसके पिता की आयु 40 वर्ष है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 100 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 107 है, और इसको क्या करना है कि इसको नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है इसको। ओके, तो जैसे हम प्रस्तुति, संस्तुति, आगमन, चर्चा, परिचय, तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे सही क्रम बनेगा वह बनेगा, सबसे पहले तो आगमन आएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर पर आगमन, यानी कि जहाँ पर तीसरा होगा वो होगा, यानी बी और डी तो हट गए। अब इसके बाद में अब देखते हैं, आगमन होने के बाद में फिर उसका परिचय होगा, सेकेंड नंबर पर परिचय, यानी कि ये दोनों में मिल गया। अब परिचय के बाद में क्या होगा, क्या संस्तुति होगी या प्रस्तुति होगी। तो फ्रेंड्स परिचय के बाद में जो होगा वह होगी प्रस्तुति होगी, यानी प्रस्तुति या संस्तुति, संस्तुति बाद में आएगा ना, परिचय, आगमन, प्रस्तुति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी इसके बाद ये आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रस्तुति के बाद में चर्चा होगी, चर्चा के बाद में फिर संस्तुति हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है। उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। ओके, उसका चुनाव करना है। तो अगर हम देखें तो इसमें जो अगर देखें 3 + 9 + 8 = 20 हो जाएगा, इनको तीनों को जोड़ने पर।
जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगी। और अगर हम इनको जोड़ देंगे तो 7 5 5 7 12 12 9 21 हो जाएगा। ओके, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 8 8 16 5 21 हो जाएगा। ओके, और अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12 12 9 21 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो अलग है वह है ऑप्शन नंबर ए, 398 आंसर्स। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 109 है। निम्नलिखित समूह में कौन सा इनमें नहीं है? इसमें नहीं है मतलब समूह से अलग है जो। ऑप्शन है आँख, कान, दांत, ठुड्डी। तो फ्रेंड्स इसमें जो अलग है वह है ऑप्शन नंबर डी, ठुड्डी, क्योंकि आँख से देखने का काम करते हैं, कान का उपयोग सुनने में और दांत का उपयोग चबाने में किया जाता है, और जबकि ठुड्डी का इस तरह से कोई उपयोग नहीं होता है। ओके, इसलिए डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है हमारा। ए बी से अमीर है। ओके, हम बनाते हैं यहाँ पर ए बी से अमीर है, सी ए से अमीर है, सी ए से अमीर हो गया, डी सी से अमीर है। अच्छा, यानी हम अलग से बनाना पड़ेगा इधर पर। ए बी से अमीर है, सी ए से अमीर है और डी सी से अमीर है। ओके, ई सबसे ज़्यादा अमीर है। ओके, तो बताना है कि इन सभी के क्रम में बैठाया जाए तो किसका स्थान मध्य में होगा। तो अगर हम इन पांचों के स्थान पर देखें तो सबसे मध्य में स्थान हमारा सी का, आगे नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 111 है। पहले हम इसको रफ कर लेते हैं ताकि उसको समझ में आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 111 है। हम इसको रफ करते हैं। हाँ, हमने रफ कर लिया। अब देखते हैं। यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है, ओके, यानी चौथा दिन यानी किसी माह की 4 तारीख को शनिवार पड़ेगा, यानी सैटरडे पड़ेगा। ओके, तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले, यानी 26वें दिन से 5 दिन पहले, यानी कि 21वें दिन कौन सा दिन होगा बताना है। अगर 4 तारीख को सैटरडे है तो 21 तारीख को क्या होगा। फिर हम जाएंगे कि 4 के बाद में 7 दिन के बाद दिन रिपीट होते हैं, तो फिर 4 के 7 11 और फिर इसमें से 11 7 हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 यानी 18वें दिन भी हमारा शनिवार होगा, सैटरडे ही पड़ेगा। और हम 21 दिन निकालना तो 3 दिन और जाएंगे, आगे जाएंगे तो सैटरडे के बाद में संडे, मंडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, यानी कि हमारा जो अगला दिन होगा ट्यूसडे यानी मंगलवार होगा। ऑप्शन नंबर बी। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 112 है। दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है। इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया है और पाई जो चाप है पी और क्यू की लंबाई क्या होगी ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये भी सिंपल है। अगर हम देखें इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया है तो इसका जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। जो क्षेत्रफल का वृत्त का जो क्षेत्रफल निकलते हैं तो पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। पाई आर स्क्वायर, अगर पाई आर स्क्वायर में रखेंगे तो आर का मान 6 आ जाएगा। ओके, आर का मान 6 आ गया। अब वृत्त की परिधि निकालते हैं तो 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर होती है तो हमें पता है कि आर का मान 6 है, तो हम रखेंगे इधर पर 2 पाई आर में, तो हमारा आएगा 2 पाई और आर में 6 है तो ये हमारा 12 पाई आ जाएगा। जो टोटल आएगा वो 12 पाई आएगा। ओके, अब वो 12 पाई आ गया। अब उसके बाद चाप की जो लंबाई दी हुई है तो 12 पाई अपॉन 6, क्योंकि ये 12 पाई और ये 6 पार्ट में डिवाइड है तो ये 6 का हो जाएगा। तो 12 पाई अपॉन 6 तो ये हो जाएगा 2 पाई, कट के निकालेंगे 2 पाई आ जाएगा। यानी कि जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, 2 पाई। ओके, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 113 है। एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं। वह केवल 50 अंक ही प्राप्त कर पाता है और 4 अंकों से असफल हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? तो फ्रेंड्स 45% अंक चाहिए होते हैं, लेकिन वह 50 अंक प्राप्त करता है। ओके, और 4 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 50 + 4 कर देंगे, यदि 54 नंबर होते हैं उसके तो वह पास हो जाता है। यदि 54 नंबर बराबर 45%, तो फिर हम 100% बराबर कितना निकल आएगा? तो 100% बराबर निकलेगा 54 नंबर बराबर 45% है। ओके, तो 100% निकालने के लिए हम करेंगे 54/45 और गुणे 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा ऑप्शन नंबर
यह आ जाएगा हमारा, इसको काट देंगे ना, 9 छक्का 54, 9 अपना 45, इससे काट देंगे तो ये बचेगा हमारा 20, 20 छक्का 120, यानी 120 मैक्सिमम नंबर 120, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 114 है। वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की स्थापना दिसंबर 2010 में हुई थी, का अध्यक्ष कौन होता है या अध्यक्ष होता है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय वित्त मंत्री। ओके, यानी कि वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वह केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 115 है। डब्ल्यू रोस्टोव ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए 5 है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 116 है। निम्न में से किस एक का महत्व मीठी क्रांति से है? ऑप्शन ए शहद उत्पादन, ऑप्शन बी सिरका उत्पादन, ऑप्शन सी चीनी उत्पादन, ऑप्शन डी मैंने ऑप्शन बी वाला गलत पढ़ दिया, इसका गुड़ उत्पादन है, और ऑप्शन डी सिरका उत्पादन है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए शहद उत्पादन से, यानी मीठी क्रांति का जो संबंध है वह शहद उत्पादन से है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 117 है। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। पूसा रूबी निम्न में से किस एक की उत्तम किस्म है? ऑप्शन ए टमाटर की, ऑप्शन बी आलू की, ऑप्शन सी गोभी की, ऑप्शन डी भिंडी की। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए टमाटर की, यानी जो पूसा रूबी है वह टमाटर की उत्तम फसल है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 118 है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन दिए हुए हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की 10वीं वृद्धि दर 20.2% रही। कथन 2 है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10वीं वृद्धि वाला जिला गौतम बुद्ध नगर रहा है। इसका कथन बताना है। तो कथन ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी दोनों, अर्थात वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की 10वीं वृद्धि दर 20.2% रही, यह सही है। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10वीं वृद्धि वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 119 है। हम 119 की तरफ बढ़ते हैं। अपने भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऑप्शन ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी पंचम पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी तृतीय पंचवर्षीय योजना। ओके फ्रेंड्स, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो काल है वह 1961 से 1966 तक रहा है। भारतीय खाद्य निगम तथा कृषि कीमत आयोग 1965 दोनों तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुए थे। ओके, आगे अगला क्वेश्चन हमारा 120 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन एक नकदी फसल नहीं है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी रबर, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी सोयाबीन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी सोयाबीन, यानी सोयाबीन नकदी फसल नहीं है, जबकि गन्ना, रबर और तंबाकू ये नकदी फसलें हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 121 की तरफ। मई 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के पहले राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी कानपुर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए जयपुर। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। मई 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन करुणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सूडान से अपने नागरिकों को बाहर निकालना, ऑप्शन बी तुर्की में आए भूकंप हेतु सहायता भेजना, ऑप्शन सी म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की सहायता करना, ऑप्शन डी नेपाल में बाढ़ कार्यक्रम सहायता कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी
म्यांमार में चक्रवात मोर्चे से प्रभावित लोगों की सहायता करना, यानी ऑपरेशन करुणा का संबंध का मुख्य उद्देश्य यह था। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 123 है। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मई, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 24 मई, ऑप्शन डी 26 मई। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 22 मई, यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और इस दिवस की जो थीम थी वह है समझौते से जैव विविधता से कार्रवाई तक और जैव विविधता का निर्माण करो। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 124 है। मई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी माली, ऑप्शन डी मोरक्को। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए पापुआ न्यू गिनी है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 125 नंबर का है। पनडुब्बी बाघ सिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कौन से असत्य कथन है। ओके, यह भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। सेकंड कथन है, इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो गलत है वह है, इसका जो असत्य चुनना है तो इसको बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 ना तो 2, अर्थात ये दोनों ही सत्य हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अपना 126 नंबर देखते हैं कि मई 2023 में 61वां वैश्विक सुपर कंप्यूटर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस में, ऑप्शन बी मुंबई भारत में, ऑप्शन सी हैम्बर्ग जर्मनी में, ऑप्शन डी ओटावा कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी हैम्बर्ग जर्मनी में, यानी 61वां जो वैश्विक सुपर कंप्यूटर सम्मेलन है वह हैम्बर्ग जर्मनी में आयोजित हुआ। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 127 है। निम्नलिखित मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन तुर्कीय देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए अहमद सेजर, ऑप्शन बी रिसेप ताइप एर्दोगन, ऑप्शन सी अब्दुल्लाह गुल, ऑप्शन डी केलिस डारो हामू। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी रिसेप ताइप एर्दोगन। ओके फ्रेंड्स, यानी तुर्की देश के नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति है। अगला है क्वेश्चन नंबर 128 है। मई 2023 में किस राज्य में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी केरला में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 129 है। मई 2023 में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री द्वारा किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह पर भारत के पहले मालवाहक जहाज की आवाजाही की गई है? तो ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी मालदीव। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए म्यांमार, यानी कि जो सितवे बंदरगाह है यह म्यांमार में स्थित है। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 130 है। मई 2023 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का शुभांकर जारी किया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑप्शन ए जीतू, ऑप्शन बी पांडा, ऑप्शन सी मयूर, ऑप्शन डी मोती। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए जीतू, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभांकर जो जारी किया गया था उसका नाम जीतू है, और जीतू 12 सिंगा आकर्षक जीवंत एवं गर्व से गौरव का प्रतीक है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है 131। इंटरनेशनल बुकर प्राइज
2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। मई 2023 में यह पुरस्कार टाइम शेल्टर पुस्तक को प्रदान किया गया। इसके लेखक, सेकंड कथन है, इसके लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव है। सत्य कथन को चुनना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक तथा दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। ओके, यानी कि जो पुरस्कार दिया गया था इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 वाला, इसमें टाइम शेल्टर पुस्तक को दिया गया था और जो इसके लेखक थे वह थे जॉर्जी गोस्पोडिनोव। ओके, आगे अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है हमारा। मई 2023 में विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं मिट 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 5.8% अनुमानित किया गया है। यह रिपोर्ट जारी की जाती है यानी किसके द्वारा? ऑप्शन ए IMF द्वारा, ऑप्शन बी विश्व बैंक द्वारा, ऑप्शन सी UNDP द्वारा, ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक के द्वारा। यानी कि विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना मिड जो रिपोर्ट है ये विश्व संभावना जो रिपोर्ट है ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ओके, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है। मई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के स्थायी परिषद की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? ऑप्शन ए द्वारका गुजरात में, ऑप्शन बी मैंगलोर कर्नाटक में, ऑप्शन सी कोच्चि केरल में, ऑप्शन डी मुंबई महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए द्वारका गुजरात में। यानी कि राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की जो आधारशिला रखी गई है वह द्वारका गुजरात में रखी गई है। ओके, अगला चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 134 पर अपने। मई 2023 में G7 राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए क्यूबेक सिटी कनाडा में, ऑप्शन बी हिरोशिमा जापान में, ऑप्शन सी स्लॉस एमाउ इटली में, ऑप्शन डी ताओरमिना फ्रांस में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी हिरोशिमा जापान में। यानी कि G7 राष्ट्रों का जो शिखर सम्मेलन है वह हिरोशिमा जापान में हुआ था। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 135 है। मई 2023 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपने कवर पेज पर स्थान दिया है? ऑप्शन ए विद्या बालन, ऑप्शन बी आलिया भट्ट, ऑप्शन सी अनुष्का शर्मा, ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी दीपिका पादुकोण। यानी प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन ने दीपिका पादुकोण भारतीय अभिनेत्री को अपने कवर पेज पर स्थान दिया है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 136 है। मई 2023 में दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट्स द्वारा विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑप्शन ए विजया, ऑप्शन बी सारा, ऑप्शन सी सुबा, ऑप्शन बी बुसरा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी सारा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 नंबर का है। मई 2023 में किस देश द्वारा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर का परीक्षण किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी किर्गिस्तान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इराक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी ईरान ने। यानी जो खाइबर मिसाइल का जो परीक्षण किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है वह ईरान ने किया है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 138 है। मई 2023 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने वाला अध्यादेश इसके अनुकूल नहीं है? ऑप्शन ए 240 अनुच्छेद, ऑप्शन बी अनुच्छेद 239 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243, ऑप्शन डी अनुच्छेद 253। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 ए के तहत। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है हमारा। मई 2023 में संयुक्त नौसैन्य अभ्यास टाइगर शार्क 40 का आयोजन किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? ऑप्शन ए
बांग्लादेश एवं सऊदी अरब। ऑप्शन बी बांग्लादेश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी बांग्लादेश एवं श्रीलंका। ऑप्शन डी बांग्लादेश एवं भारत। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में टाइगर शार्क 40 जो है बांग्लादेश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य आयोजन हुआ। ओके, अगला है हमारा मई 2023 में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए लंदन यूके में। ऑप्शन बी न्यूयॉर्क यूएसए में। ऑप्शन सी दुबई यूएई में। ऑप्शन डी ब्यूनस आयर्स की अर्जेंटीना में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए लंदन यूके में। ओके फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है। आगे भी इसी तरह के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करवाया जाएगा। जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे उनको भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे साथ में। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी पिछले टेस्ट पेपर वाली वीडियोज नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा और उनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा वह हमारे चैनल पर हमने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है ROA की ध्येय IAS कोचिंग संस्थान की जो प्रैक्टिस सेट है उसमें एक हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें आपको ROA से संबंधित जितने भी प्रैक्टिस सेट ध्येय IAS ने करवाए हैं उसकी आपको वहाँ पर टेस्ट पेपर वीडियो फॉर्म में मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और बाकी वही है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं है। आज की कथा यहीं तक, आगे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।